हमारा पेपर आ रहा है जीआईसी का और पीजीटी का इंटरव्यू भी पास आ रहा है। तो जिनको इंटरव्यू देना है वो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ामिनर जो रहता है हमसे ये पूछ लेते हैं कि आप ऐसे इंडियन थिंकर के बारे में बताइए जिनसे आप इंस्पायर हैं, या फिर पाश्चात्य थिंकर के बारे में बताइए जिनसे आप इंस्पायर हैं। तो इस चीज़ में हम लोग को एक पाश्चात्य थिंकर पढ़ लेना चाहिए, जो कि आपने जब आपने किया होगा एमए, तो उसमें आपका या तो कार्ल मार्कस, दुर्खिम, मैक्स वेबर कोई भी थिंकर रहा होगा। मेरा दुर्खिम था, तो मुझे पाश्चात्य थिंकर में दुर्खिम मेरा ठीक ठाक है। और एक ऐसे इंडियन थिंकर के बारे में हम लोग को याद कर लेना है पूरी चीज़ें, उनके बुक्स में उन्होंने क्या कहा। एक ऐसा इंडियन थिंकर्स तैयार कर लेना जिनसे आप इंस्पायर हो, या फिर जिसके बारे में आपको अच्छी पकड़ हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आज इंडियन थिंकर राधा कमल मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के समाजशास्त्री विचारकों में राधा कमल मुखर्जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 7 दिसंबर 1889 को बंगाल के बरहामपुर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद मुखर्जी एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे तथा इनके बड़े भाई का भी अधिकांश समय अध्ययन अध्यापन में व्यतीत होता था। अधिवक्ता मतलब वकील थे। इस प्रकार के बौद्धिक वातावरण में राधा कमल मुखर्जी का इतिहास, साहित्य तथा संस्कृत की पुस्तकों का अध्ययन करने के साथ जीवन प्रारंभ हुआ। मतलब यद्यपि इनकी रुचि इतिहास में थी, लेकिन स्वयं उनके शब्दों में कलकत्ता की मलिन बस्तियों में दुख, दरिद्र, गंदगी तथा आंधा पतन के साथ मेरा जो सामना हुआ, उससे मेरा अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र की ओर झुकाव पड़ा। इन्होंने देखा कलकत्ता में जो मलिन बस्ती, दुख, दरिद्रता जो उन्होंने देखी, इनके मन पे वो काफ़ी प्रभाव कर गई। तो इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। इस प्रदूषित वातावरण से क्षुब्ध होकर मुखर्जी ने समाज कल्याण कार्यों में अपने को लगाया। इस क्षेत्र में उनको व्यावहारिक अनुभव, प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए स्थापित रात्रिकालीन स्कूल का सहारा मिला, जिसकी स्थापना उन्होंने 1906 ईस्वी में की थी। इन्होंने किसको पढ़ाने के लिए? प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए। किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसको प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, और प्रौढ़ शिक्षा इन्होंने दी। इनकी कॉलेज स्तर की पढ़ाई कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में संपन्न हुई थी, जहां पर उन्होंने अरस्तु और प्लेटो से लेकर के काम्टे, हार्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर वार्ड, मैनहार्ट, हाबहाउस, गिडेंस आदि विद्वानों की कृतियों का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही ये इतिहास तथा अर्थशास्त्र की अनेक कृतियों को पढ़ने से भी प्रभावित हुए। 1910 ईस्वी में राधा कमल मुखर्जी की ओर अपने गृहनगर बरहामपुर के कृष्णानाथ कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। सन 1915 में बंगाल में चल रहे सहकारिता आंदोलन पर शोध कार्य करने के लिए मुखर्जी को प्रेमचंद्र राय छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। सन 1916 में इनकी पहली पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रकाशित हुई। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्हें भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध प्रबंध करने पर डायरेक्टर की उपाधि मिली। सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए तथा सन 1921 से लेकर के 1968 तक अपने जीवन का शेषकाल उन्हें इसी विश्वविद्यालय में रहकर व्यतीत किया। राधा कमल मुखर्जी न केवल देश में अपितु विदेश में भी अनेक लेखों एवं शोध रचनाओं के अतिरिक्त 53 आधारभूत पुस्तकों की रचना की। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रादेशिक अर्थशास्त्र, परिस्थितिकी शास्त्र, सभ्यता, संस्कृति, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मानव उद्विकास, मूल्य मानवता आदि विषयों पर गहन जानकारी
उन्होंने विभिन्न कृतियों एवं लेखकों से स्पष्ट कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मुखर्जी का अत्यधिक रुझान अध्यात्मवाद की ओर हो गया था। उन्होंने भागवत गीता की अपनी एक अलग व्याख्या प्रस्तुत की, जो उनकी मृत्यु के बाद द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। क्या बात है। राधा कमल मुखर्जी की विशेष ख्याति उनके सामाजिक मूल्य संबंधित सिद्धांत के कारण है। उन्होंने इस सिद्धांत को पूर्व तथा पश्चिम की विचारधाराओं के एक समन्वय के रूप में प्रस्तुत करके समाजशास्त्री विचारधारा के क्षेत्र में अपना अनुपम योगदान दिया है। इनके याद रखने वाले तथ्य है, राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर सन 1989 को पश्चिम बंगाल के बहरामपुर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। मुखर्जी जी की प्रारंभिक शिक्षा बहरामपुर के कृष्णानाथ कॉलेज में संपन्न हुई। यह समय बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल था। मुखर्जी ने मात्र 17 वर्ष की आयु में सन 1906 में कलकत्ता के मेचू बाजार की गंदी बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा को देने के लिए सायकालीन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किया। सन 1915 में बंगाल में चल रहे सहकारिता आंदोलन पर शोध कार्य करने के लिए मुखर्जी को प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। 1916 में उनकी पहली पुस्तक भारतीय धर्मशास्त्र के आधार पर प्रकाशित हुई। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में आशुतोष मुखर्जी ने वहां कला और विज्ञान की स्नातकोत्तर परिषद की स्थापना की। मुखर्जी को भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध हेतु डायरेक्टर की उपाधि मिली थी। सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय ये वहाँ के अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। अपने बौद्धिक जीवन में राधा कमल मुखर्जी प्रसिद्ध सामाजिक विचारकों बजेंद्र नाथ जील, प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स तथा नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता से सबसे अधिक प्रभावित थे। प्रोफेसर जील एवं प्रोफेसर गिडिस ने भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक पृथक अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने तथा इसका विकास करने में योगदान किया। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, माइंड इन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, माइंड इन सोसाइटी, जो 1928 में प्रकाशित हुई, डॉक्टर सेन गुप्ता एवं मुखर्जी की संयुक्त रचना है। राधा कमल मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र के बीच एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए इसके अध्ययन और शोध पर बल दिया। राधा कमल मुखर्जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में गीता पर एक विस्तृत टीका लिखी, जो उनकी मृत्यु के बाद 1971 में द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम के नाम से भी प्रकाशित हुई। मुखर्जी की अधिकांश रचना अर्थशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र पर आधारित थी। सामाजिक मूल्य संबंधी सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी द्वारा प्रतिपादित किया था। मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य सिद्धांत को पूर्व तथा पश्चिम की विचारधाराओं के एक समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया। सामाजिक मूल्य संबंधी सिद्धांत के संबंध में मुखर्जी की 2 प्रमुख कृतियां हैं। पहला द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, दूसरा है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं, जिसकी आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो व्यक्तिनिष्ठ, अधिमान्य, मान्य तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। ये जो मूल्य की परिभाषा है, ये मूल्य की परिभाषा भी पूछी जाती है, ये परिभाषा देके पूछ ली जाती है, तो ये किसके बारे में है? यहाँ मूल्य हटा दिया जाता है।
अब बताइए, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य जिनकी अंतरीकरण सीखने की या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है तो व्यक्ति अधिमान मान तथा अभिलाषाएं बन जाती है। इसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, मूल्य है, प्रतिमान है, जनरीति है या लोकाचार है। जनरीति और लोकाचार में अंतर होता है, आपको पता है कि नहीं। जनरीति वो होती है जिसको आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन लोकाचार में रूढ़ियां निहित होती हैं, उसको आप अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आपके लिए दंड की व्यवस्था भी है। लोकाचार और जनरीति में ये अंतर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है। स्पेंगलर ने 6 आधारभूत प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया है। मुखर्जी ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा, पहला साध्य मूल तथा दूसरा साधन मूल। मुखर्जी के अनुसार मूल्यों के 3 आयाम होते हैं, जैविक, सामाजिक, तथ्य तथा आध्यात्मिक। भारत में सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में राधा केवल मुखर्जी को पथ प्रदर्शक माना जाता है। राधा केवल मुखर्जी ने परिस्थिति विज्ञान के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया, पहला व्यावहारिक परिस्थिति, दूसरा है सामुदायिक परिस्थिति। एक विज्ञान के रूप में सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के 3 प्रकारों का उल्लेख डॉक्टर मुखर्जी ने किया। मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थिति विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा है जो कि एक प्रदेश विशेष की पारिस्थितिकीगत अवस्थाओं तथा मानवीय संबंधों, मानवीय व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं एवं मानवीय अनुकूलन की प्रक्रियाओं के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों की व्याख्या करती है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए। सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा है जो वह प्रदेश की पारिस्थितिकी अवस्थाओं यानी कंडीशनल अप्रोच, मानवीय संबंधों, ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय व्यवहारों, ह्यूमन बिहेवियर, सामाजिक संस्थाओं, सोशल इंस्टीट्यूशन एवं मानवीय अनुकूलन की प्रक्रियाओं के बीच में पाए जाने वाले अंतर संबंधों की व्याख्या करती है। अब इसके वास्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। राधा केवल मुखर्जी समाजशास्त्र और अन्य समाजशास्त्रों को बुनियादी रूप में क्या मानते थे? दर्शन शास्त्र। राधा केवल मुखर्जी की जो ज़्यादातर उनका भाग था अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन क्षेत्र में था। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिले दर्शन शास्त्र तो आप दर्शन शास्त्र में टिक लगाएंगे। राधा केवल मुखर्जी समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों को बुनियादी रूप में क्या मानते थे? दर्शन शास्त्र। कभी अगर कोई एजुकेशन का स्टूडेंट होगा तो वो जानता होगा कि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में बहुत सारी समानता है। दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। निम्न में से कौन सा विचारक समाजशास्त्र के क्षेत्र में पूर्व एवं पश्चिम दोनों के देश में समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रतिनिधित्व करता है? तो राधा केवल मुखर्जी। इन्होंने जो अपना मूल्य का सिद्धांत दिया था वो पूर्व और पश्चिम देशों के समन्वय पर आधारित अपने मूल्यों का सिद्धांत दिया था। ठीक है। राधा केवल मुखर्जी का जन्म 1879 में हुआ था। राधा केवल मुखर्जी भारत के किस प्रांत से संबंधित थे? पश्चिम बंगाल में बरहानपुर में। देखिए 5वां ऑप्शन भी है, बरहानपुर में इनका जन्म हुआ था। समाज के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समाज के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद जी ने किया था। मुखर्जी के सामाजिक मूल्य के संबंध में किसका मत है कि वह केवल पूर्व एवं पश्चिम का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता अपितु सार्वभौमिक सामाजिक अंतःक्रिया के संबंध में पूर्वी तथा पश्चिमी सामाजिक विचारकों में से एक समन्वय का परिणाम है। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी में, इसी बार आया है। इसका उत्तर बोगार्ट्स दिया गया है। ठीक है, इसलिए हल्के में ना ले और पढ़ते रहें। राधा केवल मुखर्जी के पिता वकील थे। किसने कहा कि
कलकत्ता की गंदी बस्तियों में दुखद दरिद्रता, गंदगी और आंधापतन के साथ मेरा जो आमने सामने परिचय हुआ, उससे मेरी भविष्य रुचि को अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र की ओर आकर्षित किया। तो ये राधा कमल मुखर्जी का कथन था। कलकत्ता की गंदी बस्तियों के संबंध में किसने लिखा कि इन असंख्य गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निसंशय ही निर्दयता के साथ गला घोटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को आरंभ से ही जहर दिया जाता है। तो ये कथन राधा कमल मुखर्जी का है। ये घटना चक्र में भी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये वहाँ पे है। कलकत्ता की गंदी बस्तियों का वर्णन राधा कमल मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में किया था? द इंडियन वर्किंग क्लास में इसका वर्णन किया गया है। राधा कमल मुखर्जी ने निम्न में से किस विषय में पाए जाने वाले आधारों की खोज करने में महत्वपूर्ण योगदान? राधा कमल मुखर्जी ने निम्न में से किस विषय में पाए जाने वाले आधारों की खोज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो समाजशास्त्र। नहीं, समाजशास्त्र इसका आंसर नहीं है। अर्थशास्त्र में भी दिया है, समाजशास्त्र में भी दिया है, इतिहास में भी दिया है, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। राधा कमल मुखर्जी ने कलकत्ता के वेचू बाजार में प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए कब एक सायकालीन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किया था? तो 1906 में किया था और 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किया था जिनमें प्रौढ़ पढ़ते थे। राधा कमल मुखर्जी की आरंभिक परीक्षा किस कॉलेज से हुई? कृष्णनाथ कॉलेज से हुई थी। राधा कमल मुखर्जी की उच्च शिक्षा निम्न में से किस कॉलेज में हुई थी? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। मुखर्जी के इतिहास के किस लेखक की रचना से अत्यधिक प्रभावित थे? तो बर्केल, टेन, लीकी, एक्टेन या उपयुक्त सभी? इसमें उत्तर है उपयुक्त सभी से ये प्रभावित थे। अर्थशास्त्र के किन लेखकों की कृतियों से मुखर्जी अत्यधिक प्रभावित थे? इसका उत्तर भी उपयुक्त सभी है। अध्ययन के आरंभिक समय में मुखर्जी का किस विषय में अधिक लगाव था? तो इनका अधिक लगाव दर्शन शास्त्र और इतिहास में था। मुखर्जी जी किस वर्ष अपने गृहनगर कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे? तो 1910 में हुए थे। किस आंदोलन पर शोध कार्य के लिए मुखर्जी को प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई? तो ये सहकारिता आंदोलन पर इन्होंने रिसर्च किया था। सहकारिता आंदोलन पर इन्होंने रिसर्च किया था, जिसके लिए इनको प्रेमचंद्र की स्कॉलरशिप, प्रेमचंद रायचंद की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। राधा कमल मुखर्जी ने अपने गृहनगर कॉलेज में कितने वर्षों का अध्ययन किया था? 5 वर्ष का अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज राधा कमल मुखर्जी का गृहनगर कॉलेज था? राधा कृष्णनाथ कॉलेज। राधा कमल मुखर्जी की निम्न में से कौन प्रथम कृति है? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। मुखर्जी की प्रथम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1916 में इनकी प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स था। सहकारिता आंदोलन पर मुखर्जी के सामाजिक सर्वेक्षण व शोध कार्य करने के लिए प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। 1915 में प्रदान की गई थी। कलकत्ता की गंदी बस्तियों की दुर्दशा के बाद राधा कमल मुखर्जी का झुकाव अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में हुआ था। बरहामपुर कॉलेज में अध्यापन के दौरान वहां का प्राचार्य कौन था? रेवरेंड E.M. व्हीलर थे।
वर्ष 1916 में अपने प्रिंसिपल के प्रभाव से मुखर्जी के अध्ययन का मुख्य विषय वनस्पति विज्ञान था। किस वर्ष मुखर्जी लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज में प्रचार के पद पर नियुक्त हुए थे? तो 1916 में हुए थे। मुखर्जी लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज के कितने वर्ष तक प्रचार रहे थे? तो इसमें 2 टिक लगे हैं, रुकिए बताते हैं क्रॉस चेक करके। इसमें सही उत्तर है बी, 1 वर्ष तक। मुखर्जी पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत विषय पर कब व्याख्यान किया गया? तो 1917 में किया गया था। पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत विषय पर मुखर्जी ने कितने व्याख्यान दिए थे? तो 10 व्याख्यान दिए थे उन्होंने। पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत विषय पर मुखर्जी ने 10 व्याख्यान दिए थे। मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय में कब अध्यापक नियुक्त हुए थे? तो 1917 में हुए थे। मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक अध्यापन किया? तो 5 वर्ष तक किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान मुखर्जी कितने विषयों को पढ़ाते थे? 3 विषयों को। वो विषय थे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक दर्शन। कला और विज्ञान के स्नातकोत्तर की स्थापना किसने की थी? तो राधा कमल मुखर्जी जी ने की थी। कला और विज्ञान के स्नातकोत्तर परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। आर के मुखर्जी ने कला और विज्ञान की स्नातकोत्तर परिषद की स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। आज की वीडियो में ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं। मैं आपको दूसरी वीडियो इसकी प्रोवाइड करूँगी, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 260 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप इतना पढ़िए, एक दिन में उतना ही पढ़ा करिए जितना आपको समझ में आ जाए, ना तो आपका दिमाग कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा और पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आप भूल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।